नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और इस पैनल में अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही कविता जैन और सोनी पटनायक को भी जोड़ेंगे उनकी टॉप ट्रेड्स के साथ। उसके बाद मार्केट के मेगा ट्रेंड्स पर डिस्कशन होगी गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह से, और फंडामेंटल से बात होगी फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर से। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन पहले बात करते हैं इस समय ज़रा निफ्टी और मार्केट की। तो निफ्टी अगेन उस कंजेशन जोन में वहाँ जाकर फंसता हुआ फिर से। बैंक निफ्टी भी हल्का हुआ हायर लेवल से, लेकिन आज स्टॉक्स कुछ कमाल कर रहे हैं। उसमें कुछ NBFCs और कुछ IT नाम शामिल हैं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व निफ्टी के टॉप गेनर्स। इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे गेंस आज ट्रेड में दिखाई देंगे। और उसके अलावा आप देखिए सन फार्मा और ब्रिटानिया, यहाँ पर हल्के से लॉसेस। जहाँ तक F&O स्टॉक्स की बात है, टॉप गेनर अब है चोला, 4.25% की गेंस यहाँ पर शानदार। उसके अलावा ऑयल इंडिया, PB फिनटेक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको आज अच्छे खासे मूव्स स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अशोक लेलैंड सेल्स डेटा के बाद यहाँ पर भी अच्छे मूव्स। वीरू जी, ये थी अब तक की छोटी सी समरी बाजार की। और पैनल हमारे स्क्रीन पे अमित सेठ और मानस जायसवाल जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी कविता जी और सोनी पटनायक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ी हैं इस वक्त। आप सभी को नमस्कार। कविता जी गुड मॉर्निंग। आपका आज का ट्रेड मैम, ट्रेड्स इनफैक्ट। Yeah, very good morning, Virenji, Anuji. Good morning, everyone, and wishing you all a very happy new year to you and to the whole CNBC Awas team and to all our viewers too. So trade IT में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। So IT से ही मुझे लगता है LTIM यहाँ पर मूव एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 57.25 के पर अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। अगर ये अपने एवरेजेस को रीटेस्ट करने जाता है तो यहाँ एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनता हुआ दिख रहा है। 5850 के प्राइस टारगेट के लिए LTIM पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। 5670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अनदर मुझे लगता है L&T में अच्छे प्राइस एक्शन बनते हुए दिखे हैं। अपने 200 डेज मूविंग एवरेज एक अच्छे डिक्लाइन के बाद काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो एज ए स्विंग ट्रेड भी आप L&T को देख सकते हैं। और आज अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से L&T को देखें तो 3640 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3740। ओके, लास्ट ट्यूब्रो। अब चलते हैं सोनी पटनायक के पास। सोनी जी गुड मॉर्निंग। सोनी जी आपकी दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा यहाँ पे पहला बाय रहेगा CESC में। CESC फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 185 स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेगा 195 और 198 दोनों टारगेट्स हैं। CESC में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। ब्रेकआउट है इंट्राडे चार्ट्स पे 2050 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग है। 195 197 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा साइंट पे। साइंट हमें लगता है कि आज एक पहला रिवर्सल दिखा रहा है डेली चार्ट्स पे और 1800 के लेवल्स को अच्छे से सपोर्ट होल्ड कर रहा है। साइंट फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1800। पहला टारगेट है 1860। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 1900 के लेवल्स भी एक बार नजर आ सकते हैं। ओके, साइंट 1827 पे और परफेक्ट डे फॉर रिवर्सल। निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पे 450 अंक ऊपर, सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक था ये। मानस आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। देखिए, पहला ट्रेड IGL का रहेगा। IGL पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले से हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे थे, कल एक पॉज था, आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। इसलिए यहाँ पर 412 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे IGL में और टारगेट सेट करेंगे 432 रुपए के। जो दूसरा स्टॉक है वो है पॉलिसी बाजार का। यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक बिल्कुल तैयार है ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए, तो यहाँ पर भी खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपके 2124 के नीचे रहेंगे। 2124 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2300 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी बताइए आपकी इस शो के लिए दो ट्रेड्स। जी अनुज जी, इस समय मोमेंटम क्लियरली M&M में नजर आ रहा है। M&M में एक रेंज ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी अबव 3135 थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 3118 का इसका प्राइस है, बाय करें। 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 3175 के।
सेकंड ट्रेड रहेगा वोल्टास। यहाँ पे 3 दिनों की तेजी बनी हुई है और ये भी एक अपना स्विंग हाई क्रॉस कर रहा है। 1837 का प्राइस है। 1% का स्टॉप रखेंगे 1818 का, और टारगेट्स रहेंगे 1875 के। ओके, वोल्टास 1837 पे स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और क्या क्या है जो यहाँ पे रिवर्सल में जा रहा है? और मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बस हीरो मोटोकॉर्प को एक बार देख रहा था। हीरो मोटोकॉर्प ये भी आज एक पुल बैक मोड में आता हुआ। फिर लिखे आइए आप इन्फो एच को, नौकरी को, आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स 8871। अच्छा मानस, ये आपका भी पसंदीदा आई थिंक स्विंग जनरेट करने वाला स्टॉक है और मेरा भी इनफैक्ट है। अब ये अपने स्विंग हाई जो कि आई थिंक 3rd वीक ऑफ दिसंबर के थे, उनको काटता हुआ ये कितने अच्छी तरीके से तेजी के लिए तैयार है, प्रिपेयर्ड है? तो देखिए, पॉलिसी बाजार और आईजीएल के अलावा तीसरा स्टॉक नौकरी था मेरी लिस्ट में। बिल्कुल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। आज इंट्राडे चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 8690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और टारगेट आपको 9300 के सेट करने हैं इन्फो एज में। ओके चलिए, तो ये इन्फो एज हो गया आज का ट्रेड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़े हैं। उनसे समझते हैं। गौतम जी रिलेटिव स्ट्रेंथ पर काफ़ी गहरी पकड़ रखते हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये 2025 का हमारा पहला इंटरेक्शन है, तो आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Anuj. Good morning, and to you and your entire team as well. A very happy new year. तो बताइए गौतम जी, नए साल में क्या कुछ बदलेगा? निफ्टी ने पिछले साल 9-9.5% के रिटर्न्स दिए, मिड कैप ने 20% के रिटर्न्स दिए। देखा जाए तो ख़राब नहीं है, लेकिन हमारी आदत शायद उससे पहले ज़्यादा हो गई थी, तो उस वजह से काफ़ी लोगों को शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा होगा। लेकिन इस साल के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? नहीं, आई थिंक देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो लो रखना ही पड़ेगा। आई थिंक जिस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट रहा है, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस रहे हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज हम अभी फेस कर रहे हैं, जो एफआई सेलिंग का जो इशू हम फेस कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को अगर आप देखें तो उसके बावजूद आई थिंक निफ्टी में जो रिटर्न था और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जो रिटर्न था वो काफी अच्छी थी। और आई थिंक मार्केट एक ऐसे पोजीशन में चला गया है कि अब वो भाग नहीं सकता है ज्यादा और वो ज्यादा गिर भी नहीं सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक मनी अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में एक बैटल है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें और आप पूरा 2025 के बारे में बात करें, तो आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड कि ये मार्केट घूमेगा और ये धीरे धीरे लाइफ टाइम हाइस की ओर जाएगा। बट दैट विल टेक टाइम। तो वो आप 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम दीजिए, क्योंकि जो मंथली चार्ट्स है और क्वार्टरली चार्ट्स हैं वो अभी भी काफी अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पिछले दो ढाई महीने का जो करेक्शन रहा है, इट इज वेरी हेल्दी फॉर द एंटायर बुल मार्केट दैट स्टार्टेड इन मार्च 2020। सो दैट्स वन पॉइंट। बट अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो आई थिंक चैलेंजेस काफी हैं, क्योंकि मार्केट में अभी कोई ट्रिगर नहीं है ज्यादा बढ़ने के लिए। ट्रम्प फैक्टर आएगा, अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है, बजट एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट है, एफआई एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सो जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं चला जाता, तब तक हमारा स्टांस शॉर्ट टर्म के लिए कॉशियस टू बेरिश रहेगा। और मुझे लग रहा है कि एनी अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट और 23,500 का जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक कर सकता है। तो नियर टर्म 23,500 24,000 इज द रियल बैंड। जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा उस तरफ नेक्स्ट 1000 पॉइंट का मूव आ सकता है, और वन शुड बी अ लिटिल कॉशियस इनटू द मंथ ऑफ जनवरी। ओके चलिए, तो न्यू हाई तो लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। इसको क्या लीड करेगा? अगर बिग सेक्टर्स की बात की जाए तो क्या बैंक्स, आईटी, रिलायंस, क्या आपके हिसाब से ज़्यादा इस साल चलेगा? अनुज, मेरा मानना है कि पिछले 6 महीनों में हमने एक मूव देखा है, एक शिफ्ट देखा है ग्रोथ से वैल्यू में। सो आई थिंक सारे जो वैल्यू स्टॉक्स है वो ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, और सारे जो ग्रोथ स्टॉक्स है उनमें काफी बड़ी हमने फॉल देखी और सेलिंग प्रेशर अभी भी जारी है। आई थिंक एशियन पेंट्स इज अ केस इन पॉइंट, जो काफी डिबेट होता है। एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में काफी डिबेट होता है, हैवेल्स, पेडिलाइट, ये सब जो ग्रोथ स्टॉक्स है ये सब काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो वैल्यू स्टॉक्स है वो मेरे हिसाब से 2025 में अच्छे करेंगे। सो थोड़े से कंफर्टेबल वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में लोगों को कमिटमेंट बनाना चाहिए, दैट्स द की मैसेज। और इसमें ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज बैंक।
बैंक्स। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बहुत बड़ा बास्केट है, आई थिंक दैट विल आउट परफॉर्म और बैंक निफ्टी धीरे धीरे अपने प्रीवियस हाइस तक जा सकता है। नियर टर्म प्रेशर है, बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप काफी अच्छा है और वहां पर हमारे जो टॉप 3 और 4 रिकमेंडेशंस है वो अभी भी एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस है। तो हम ये चारों में ही फोकस कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये 4 स्टॉक्स 2025 के बेस्ट परफॉर्मेंस रहेंगे। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार के लिए। ये 3 महीने बीते, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिनके लिए सबसे ख़राब रहे वो था एफएमसीजी और ऑटो। इन दोनों में से अगर आपसे मैं पूछूं कि जब आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई रिकवरी मोड में जा रहा है, एज ए इन्वेस्टर अगर आपके पास 1.5-2 साल का समय है पैसा लगाने का, तो आपकी निगाहें किस तरफ जाएंगी, एफएमसीजी पे या फिर ऑटो पे? एक्चुअली दोनों पे नहीं जाएंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी एंड ऑटो आर अ मिरर इमेज ऑफ द इकोनॉमी। और जिस तरह के जीडीपी नंबर्स आए और जिस तरह के स्लोडाउन के बारे में जो बात हो रही है वो मार्केट समझ चुका है और इसके कारण ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी। एफएमसीजी इंडेक्स 3 महीने के बीच में 20% गिर गया। आई मीन आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस हैपेंड इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अंडर परफॉर्मेंस ये दोनों सेक्टर्स में अभी जारी है और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई टर्न अराउंड इमीडिएटली आएगा। सो इन 2 सेक्टर्स से दूर रहना चाहिए। बट विद इन एफएमसीजी जो स्टॉक हमें अच्छा लगता है 2025 के लिए, और मैंने आपके चैनल में भी मैं 2-2.5 साल से इसके बारे में बोल रहा हूं, वो है आईटीसी। आईटीसी ने काफी अच्छा किया अभी रिसेंट 2025 भी उसके लिए रीजनेबली गुड ईयर था इन कंपैरिजन, और मुझे लग रहा है कि इस लेवल से आईटीसी यहां से 20 से 25% की तेजी दे सकता है। सो दैट्स द ओनली स्टॉक दैट वी लाइक इन द एफएमसीजी स्पेस। ऑटो में हमें एमएनएम अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स द ओनली स्टॉक जो विच स्टैंड्स आउट फॉर अस फ्रॉम अ चार्ट्स पर्सपेक्टिव, और मुझे लगता है कि वो स्टॉक अच्छा कर सकता है। पर अगर आप बास्केट की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो अभी भी कोई इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एफएमसीजी और ऑटो में है नहीं। तो उनसे दूर रहिए और दूसरे सेक्टर्स, चाहे वो बैंकिंग हो, रियल एस्टेट हो, मेटल्स हो या आईटी हो, उनमें आई थिंक कमिटमेंट बनाना बेटर है। ओके, तो आप रादर देन आई थिंक पूरे सेक्टर पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको एमएनएम पे और आईटीसी पर इंडिविजुअली यहाँ पर फोकस करना है। अच्छा गौतम जी, ये नवंबर दिसंबर के महीने में इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में आए। डेरिवेटिव्स में आने के बाद आपके पास एक हेजिंग टूल होता है, आपका विश्वास उन स्ट्रक्चर से बढ़ जाता है, शेयर पे बढ़ जाता है। ये न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स में से जो सबसे प्रभावशाली स्टॉक लगा आपको, या फिर 1-2 स्टॉक्स जो लगे जहां पे आप लोगों ने अपनी कवरेज बढ़ा दी है या फिर अपने क्लाइंट से शेयर भी किया हो, वो कौन से हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पर कोई नाम नहीं देना चाहूंगा, बट आई थिंक हमारा व्यू थोड़ा सा मार्केट पे कॉशियस रहा है। तो हम एक्चुअली डेरिवेटिव से थोड़ा सा दूर जाके कैश मार्केट में ज्यादा कमिटमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2 महीनों में स्मॉल कैप इंडेक्स में इतनी बड़ी फॉल आई। अगर आप अभी भी टॉप 100 स्मॉल कैप स्टॉक्स को हटा दे तो स्मॉल कैप इंडेक्स इज इन वेरी बैड शेप, यू नो, ऑन एन ओवरऑल बेसिस। बट जो टॉप 100 स्मॉल कैप्स और टॉप 100 मिड कैप्स है वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। अभी हो क्या रहा है कि जो एफआई सेलिंग है वो तो टॉप 200 स्टॉक्स में हो रहा है, और जो डोमेस्टिक मनी का जो बाइंग है वो मेनली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में है। तो इसीलिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तो संभले हुए हैं, और जो लार्ज कैप्स है उसमें काफी प्रेशर है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। बट आई थिंक हमारा एक स्टॉक जो हमारा फेवरेट रहा है कुछ सालों से, वो है जोमैटो, और मुझे लग रहा है कि उस स्टॉक में यहाँ से भी पोटेंशियल है। इस स्टॉक ने रीसेंट करेक्शन को अच्छी तरह से हैंडल किया, और लग रहा है कि इस साल में यू नो वी शुड सी द स्टॉक एट 300 प्लस। ओके, जोमैटो, सिंस न्यू इंक्लूजन्स की बात हो रही है, बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल, इन सब स्टॉक्स ने जबरदस्त पैसा बनाया है पिछले साल। यहाँ क्या व्यू होगा? मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक्स में अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज दीज आर द स्टॉक्स व्हिच वर प्रॉक्सी टू फाइनेंशियल सर्विसेज, और मेरे हिसाब से वो सारे जो पॉजिटिव्स है दे आर ऑलरेडी इन द प्राइस। ये सारे स्टॉक्स में हमने पैराबोलिक मूव देखा, और लग रहा है कि अभी एक लंबे कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। और जिस तरह का फाइनेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट है, सेबी के जो मूव्स है, उसके कारण आई डोंट थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज अ ग्रेट प्ले राइट नाउ। बट 2 स्टॉक है जो हमें अभी भी अच्छे लगते हैं। एक तो है कैम्स। आई थिंक कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट इज अ वेरी डायरेक्ट प्रॉक्सी टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और सीडीएसएल इज अ ग्रेट प्रॉक्सी टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हमें डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एक्सचेंजेस वाले जो स्टॉक्स है, आई थिंक मेरा फोकस वहां पर नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि वहां पर कुछ बड़ी रिटर्न बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, रिलायंस पर क्या व्यू रहेगा गौतम जी? क्योंकि ये स्टॉक
हालांकि वीक रहा है लेकिन कुछ साइंस दिखा रहा है अब लोअर लेवल पे बाइंग के। क्या ये सही मौका है रिलायंस को पिक करने का? नहीं, रिलायंस से दूर रहना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी भी काफी खराब है, अंडर परफॉर्मेंस जारी है और मेरे हिसाब से ये अभी चलेगा। रिलायंस इज अ वेरी लार्ज वेटेज ऑन द निफ्टी और क्योंकि रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी ज्यादा चल नहीं पा रहा है, क्योंकि व्हाट हैज बीन नेगेटिव फॉर रिलायंस हैज बीन पॉजिटिव फॉर एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक। बट अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब है। मुझे लगता है कि रिलायंस धीरे धीरे 1100-1110 की तरफ जा सकता है, तो यहाँ से और 10% की फॉल आ सकती है और इस मार्केट में आप अंडर परफॉर्मेंस को नहीं छुए। आई थिंक दैट्स वन की मैसेज। जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी प्राइस एक्शन अच्छी है, जो निफ्टी के साथ चल रहे हैं, उन स्टॉक्स और उन सेक्टर्स में रहिए इंस्टेड ऑफ बाइंग द डिप, बाइंग अंडर परफॉर्मर्स एंड बाइंग स्टॉक्स दैट हैव नॉट डन वेल। ओके, अच्छा गौतम, अभी मेरे एफएमसीजी और ऑटो के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के एवज में आपने एक जो बात कही ना, बहुत सही थी कि प्रॉक्सी ऑफ इकोनॉमी में आपके, क्योंकि अभी कन्विक्शन नहीं है। एक केस और, मैं कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू चाहूँगा। अनवाइंडिंग बहुत थी सीरियस, शॉर्टिंग भी विजिबल है, बड़े एवरेजेस टूट चुके हैं और कैपेक्स के नंबर्स में जो स्लो डाउन है उसके मद्देनज़र क्या सेम आउटलुक आपका कैपिटल गुड्स पे भी है? हाँ जी, सेम आउटलुक कैपिटल गुड्स का है। देखिए, लोग ये सब सारे सेक्टर्स को पिछले 3-6 महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करते हैं, पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि पिछले अगर आप 2 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑटो में और कैपिटल गुड्स में इतनी बड़ी तेजी आई। इंडेक्स 3x हो गया 2-2.5 साल के टाइम फ्रेम में। सो इतनी बड़ी तेजी थी कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन बनता था। Capital goods, no doubt, is a proxy to the industry story, but most of the positives are already in the price. So अगले 2 साल की earnings मेरे हिसाब से आज के प्राइस में ऑलरेडी हैं. So I don't think there are any major tailwinds for the sector at this point of time, और इसीलिए दूर रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये सब कंपनीज खराब है. It is just that they need a lot more consolidation before they can come back, and that's the reason हमारा फोकस अभी बैंकिंग, IT, फार्मा, रियल एस्टेट में है और मुझे लगता है कि वहां पर अच्छी रिटर्न्स इस साल बननी चाहिए. गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए. एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारे साथ मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा करने के लिए फोर्ट कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर जुड़े हैं. पराग जी, गुड मॉर्निंग. सबसे पहले आपको भी इस साल की शुभकामनाएं. पहली इंटरेक्शन हमारी है 2025 की. बताइए 2025 पर आपका व्यू क्या रहेगा? आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. आपका व्यू क्या रहेगा 2025 के लिए? क्या अप्रोच रखें इन्वेस्टर्स? आई थिंक ये जो माहौल है कि जिसमें डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर रैली कर रहा है, जो ट्रम्प ट्रेड चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ फेड कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, इसमें इसकी वजह से और जो Q2 का जो जीडीपी ग्रोथ आया है 5.4%, उसके चलते हुए डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे लोग काफी नेगेटिव, एटलीस्ट एफआईआईज, और ये मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी है. वेदर इट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस. फॉर एग्जांपल, मैंने 3 दिन पहले ही कहा था मीडिया में कि बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा बाय लग रहा था 6,800-900 के लेवल पे, बिकॉज उसमें 20% की ग्रोथ आप पकड़ के चल सकते हो अगले 3-3.5 साल 4 साल के लिए. इन शॉर्ट, कंपनी ने खुद कहा कि 5 साल में हमारा ईवीएम डबल होगा, और अगर इकोनॉमी टेलविंड अच्छी रही तो 3 से 4 साल में भी हो सकता है. प्लस कॉस्ट ऑफ फंड भी उनका जो है वो पीक कर गया है. कल आपके ही चैनल पे एसबीआई चेयरमैन ने भी बोला कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैव पीक्ड आउट, सो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज पीक्ड आउट फॉर बजाज फाइनेंस आल्सो. क्रेडिट कॉस्ट जो अभी मेजर कंसर्न है, बिकॉज उनकी ज्यादा करके लैंडिंग रिटेल में है, वो कंसर्न भी मेरे ख्याल से मार्च क्वार्टर में पीक आउट हो जाएगा. तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस जैसे शेयर जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है, या मैं बोलूंगा अंबुजा जैसे शेयर्स, जिसमें सीमेंट में हमने सबसे खराब टाइम देखा है. Q2 वाज वर्स्ट फॉर सीमेंट. Q3 में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे जो चैनल चेक्स है वो ये बता रहे हैं कि लास्ट 15 दिन से डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, और उसकी जो भी थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज इन्होंने किया है, उसमें से आधा एटलीस्ट टिक पाया है. तो अंबुजा अभी क्या है, 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप में आपको 100 मिलियन टन कैपेसिटी मिल रही है, और ये कैपेसिटी उन्होंने बोला है 2028 तक 140 मिलियन टन हो जाएगी. तो अगर हम समझे कि 140 मिलियन टन में से 110-115 मिलियन टन भी बेचे और 1,100 रुपये इबिटा पर टन भी करे, तो ये 12-13 हजार करोड़ का इबिटा कर सकता है. तो मैं, और अभी डेट फ्री है कंपनी, और उन्होंने बोला है कि हम 2028 तक जब तक 140 मिलियन टन करेंगे तब तक भी डेट फ्री रहेंगे.
तो अगर ये होता है तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है, और बजाज फाइनेंस इज अवर टॉप होल्डिंग बाय द वे। बजाज फाइनेंस, ओके, तो बजाज फाइनेंस और अंबुजा ये दो स्टॉक्स हो गई। पराग जी, मैं व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ अब रिलायंस पर कि क्या इन लेवल्स पर रिलायंस को बाय किया जाए। आपका क्या व्यू होगा स्टॉक पर? आप कंस्ट्रक्टिव होंगे या अभी इसको थोड़ा और समय लगेगा? नहीं, मेरे हिसाब से रिलायंस हैज टू बी इन योर पोर्टफोलियो एट दिस प्राइस। ये तो मेरा क्लियर व्यू है। क्योंकि सी देखिए, जो टेलीकॉम बिजनेस है वो टेलीकॉम बिजनेस की वैल्यू करीबन 9 से 10 लाख करोड़ है, जबकि टोटल आज मार्केट कैप 16 लाख करोड़ है। तो आपको बाकी का सब चीज जो भी रिटेल में जो थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से स्टॉक आपको ये प्राइस में मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 1 या 2 क्वार्टर में वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और फाइनली मेरा ये पर्सनल मानना है कि बिकॉज ये साल इलेक्शन ईयर था, और मॉनसून और प्रोलॉन्ग मॉनसून और समर के कारण रिटेल काफी ठंडा रहा, प्लस इन्फ्लेशन वाज हाई एंड पीपल वर नॉट एबल टू स्पेंड मनी एंड कंजम्पशन काफी स्लो था। मेरे हिसाब से बजट में भी कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो मिडिल क्लास को हेल्प करे, और इसलिए रिटेल भी अगले साल रिलायंस के लिए अच्छा करना चाहिए। जियो में तो टैरिफ हाइक होते रहेंगे, तो वो एक पॉजिटिव है। रिफाइनिंग और पेटकेम में ये है कि रिफाइनिंग इंप्रूव कर गया है Q2 से Q3 में। पेटकेम में अभी भी दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ग्रेजुअली वन शुड एक्यूमुलेट एंड इट हैज टू बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक। हमारे पोर्टफोलियो में तो ये टॉप 10 होल्डिंग में है ही। जैसे मैंने बताया, बजाज फाइनेंस इज अवर टॉप होल्डिंग, फॉलोड बाय SBI, ICICI एंड रिलायंस। These are some of our top holdings. ओके, अच्छा पराग जी, अभी आपका व्यू इस वक्त मतलब एक स्पेस और ऑटो में क्या है? देखिए, प्राइस डैमेज अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काफ़ी हुआ, और जो कल बिक्री के आंकड़े आए उसमें कुछ ग्रीन शूट्स थे, स्पेशली फॉर मारुति। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए क्या आप? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में तो हम ज्यादा करके ऑटो स्टॉक्स नहीं है अभी। हम लोग ने बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया था, बट व्हेन वी गॉट अ गुड प्राइस वी सोल्ड इट। बट मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि रूरल इंडिया इज रिकवरिंग फॉर श्योर। जैसे कि हमने देखा है कि मारुति की भी वैगन आर की सेल बढ़ी है, जो बताता है कि रूरल इंडिया स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो रहा है। It is urban India which is suffering now because of high inflation and wages are not increasing in line with the inflation. So मेरे हिसाब से ऑटो में मेरा मिक्स्ड व्यू है। I am not actually very comfortable with the valuations. Otherwise definitely Mahindra, Maruti, TVS Motors ये सब या इनफैक्ट बजाज ऑटो ऑल्सो, इनफैक्ट these are very good stocks. बट इसमें क्या है कि सिक्लिकल एलिमेंट रहता है। जैसे कि ट्रैक्टर्स अभी शायद अभी CV साइकिल या ट्रैक्टर धीरे धीरे बॉटम आउट करेंगे। बट इसमें क्या है कि एवरी डे यू हैव टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट, सो इट इज नॉट समथिंग लाइक बैंकिंग के आपका कस्टमर सोया हुआ है फिर भी इंटरेस्ट चुका रहा है, राइट? या सो इट इज नॉट अ डे टू डे कंजम्पशन आइटम। सो डिस्क्रिशनरी है। जब सेंटिमेंट बेटर होगा तब चीजें सुधरेगी, और उसके हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। ऑफकोर्स आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू महिंद्रा एंड महिंद्रा मैनेजमेंट, जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्चेस काफी एक्साइटिंग की है, और इसलिए उसमें इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। और एट सम पॉइंट वी विल आल्सो कंसीडर बाइंग महिंद्रा और TVS मोटर्स। अच्छा पराग जी, हमने PSUs में भी बहुत पेन देखा है बीते 6 महीने में, स्पेशली जून के बाद से तो ज़्यादा शुरू हुआ था। उस वक्त पहले रेलवेज में हुआ, फिर डिफेंस में हुआ, इस बार NTPC कोल इंडिया में काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ है। इन प्राइसेस पे आप लोगों ने क्या ग्रैब किया PSUs में? देखिए, PSU बैंक जो है उसमें तो हम बुलिश ही है। SBI इज अवर टॉप होल्डिंग, वन ऑफ द टॉप होल्डिंग आफ्टर बजाज फाइनेंस। तो SBI में तो कल आपके ही चैनल पे प्रमोद शेट्टी साहब आए थे, चेयरमैन। उन्होंने बोला है मार्जिन स्टेबलाइज होगा। उनकी जो अनसिक्योर्ड लोन बुक है 3,40,000 करोड़ की, वो तो सेफ है बिकॉज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी गई है। So there is no problem of asset quality also in SBI. Valuation भी 7 का PE, one time book. I think SBI मेरे हिसाब से तो SBI is a great buy in PSU, followed by something like HAL, जहाँ पे डिफेंस फोकस तो रहेगा ही। वी आर अप्रोचिंग बजट ऑल्सो, एंड मेरे हिसाब से HAL इज अ वेरी गुड प्ले। वहाँ पे कंपनी के पास मोट है, वो जो वो कर सकता है वो इंडिया में और कोई नहीं कर सकता है।
और ऐसी कंपनी अगर 32-33 के ट्रेलिंग पी पे मिल रही है, 20% ईपीएस ग्रोथ है, बहुत सारी कैश है कंपनी में, तो आई थिंक एसबीआई और एचएएल मैं बोलूंगा पीएसयू में मेरे टॉपिक्स रहेंगे। ओके, मिड कैप यूनिवर्स में कोई आपकी पिक्स होंगी क्या इस समय? सॉरी, किसमें? मिड कैप यूनिवर्स में, मिड कैप या स्मॉल कैप यूनिवर्स में कोई अगर कोई स्टॉक्स हो? हाँ, तो मिड कैप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेसिफिक सिचुएशन अपॉर्चुनिटी हमको दिखी, जैसे ग्रेन्यूल्स करके कंपनी है, उसका भाव 725 से गिर के 550 आ गया था, बिकॉज उनके एक प्लांट में और यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस आए थे। तब हमने उस कंपनी को खरीदा, बिकॉज हमें लगा कि कंपनी ने इनफ रेमेडियल मेजर्स लिए हुए हैं। हालांकि वो प्लांट का अल्टीमेट नतीजा तो फरवरी मार्च में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्लांट उन्होंने एक 250 करोड़ का एक और प्लांट लगा दिया है, तो दे हैव टेकन रेमेडियल मेजर्स। उनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, पाइपलाइन है ऑन्कोलॉजी वगैरह में, कॉन्ट्रास्ट सब्सटेंसेस करके जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएस में उसमें, तो आई थिंक आगे का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। और ये एक स्पेशल सिचुएशन था जब 725 से स्टॉक सीधा ही 550 आ गया था, बिकॉज ऑफ यूएस एफडी ऑब्जर्वेशन। तो और इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी स्टॉक मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो हमारे पोर्टफोलियोज में है। ऑटो ऑफ कोर्स नहीं है जिसका मैंने बोला, और पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। और मैं आपके सारे इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूंगा वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए ही जो शेयर्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसके बारे में सोचे। दिस आर नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स और दिस आर नॉट फॉर ट्रेडर्स, बिकॉज हमें नहीं पता था कि बजाज फाइनेंस जब हम ले रहे थे तब इतना जल्दी रैली कर जाएगा, ये हमें नहीं पता होता है। वी आर नॉट टेक्निकल पीपल, बट हमारा एक व्यू होता है इकोनॉमी में कि कॉस्ट ऑफ फंड और क्रेडिट कॉस्ट दोनों पीक आउट कर गया है, तो बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक चलना चाहिए। अभी वो कब चलेगा वो तो हमें भी नहीं पता था। तो खैर किसी को नहीं पता, और आप चिंता मत करिए, आप बोले या ना बोले हम डिस्क्लेमर तो चला ही देते हैं। तो थैंक यू सो मच। नहीं, एक आवास फाइनेंस करके एक ऐसा स्टॉक है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। ओके, पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 95% ऑफ द लोन बुक इज अगेंस्ट दैट, एंड 35% ऑफ द लोन इज एट फिक्स रेट। तो जब रेट कट होगा तो इनको बहुत फायदा होगा, और ये लोन लंबे समय के लिए दी गई लोन है, और 3.5% आरओआई वाला बिजनेस है, 2.2 टाइम बुक पे है, और ओपन ऑफर आने वाली है 1767 में। पराग जी समझ गया मैं, चलिए ठीक है, इस स्टॉक पे भी बात हो गई। थैंक यू सो मच, आज आपके साथ इतने स्टॉक आइडिया डिस्कस करें और डिस्क्लेमर प्ले किया हमने। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे, वीरू और मैं आपसे कहेंगे अलविदा अभी के लिए, और इस ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।